Welcome dear students. Today we are going to discuss about excess demand and deficient demand. It is a topic of class 12. Excess demand, that is inflationary gap. When an economy aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment level, the demand is said to be in excess demand. किसी भी इकोनॉमी में अगर जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है। अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे इसका क्लियर कट डायग्राम। इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप showing excess of current aggregate demand over aggregate supply at the level of full employment. It is called inflationary because it leads to inflation, continuous rise in prices. वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। A simple example will further clarify it. Let us suppose that an imaginary economy, by employing all its available resources, can produce 10,000 क्विंटल of rice. हमने एक अर्थव्यवस्था ले लिया, काल्पनिक अर्थव्यवस्था, और हमने ये मान लिया कि वहाँ पर 10,000 क्विंटल चावल उत्पादन किया जा सकता है। इफ एग्रीगेट डिमांड ऑफ राइस इज से 12,000 क्विंटल्स, लेकिन वहाँ पर 12,000 क्विंटल का डिमांड है। दिस डिमांड विल बी called an excess demand because aggregate supply at level of full employment of resources is only 10,000 क्विंटल। तो अर्थव्यवस्था उगा पा रही है सिर्फ 10,000 क्विंटल, लेकिन डिमांड है 12,000 क्विंटल का। इसका क्या मतलब है कि 2,000 क्विंटल जो है वो एक्सेस डिमांड है और जो कि इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा, मतलब प्री एग्जिस्टिंग जो चावल है उसकी कीमतों को बढ़ा देगा। In the above diagram, inflationary gap is AB because at full employment, Y dash aggregate demand BY is greater than aggregate supply. इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट आ रखा है वो पॉइंट ए पर है, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है उसके लिए आप वो पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। तो इकोनॉमी जो है वो ए वाई यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर पा रही है। इकोनॉमी में ए वाई यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी को चाहिए बी वाई यूनिट्स, और ऑब्वियसली वहाँ एक गैप है, और गैप है कितने यूनिट का? बी ए यूनिट का गैप, और ये गैप जो है ए बी का, यही इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा। Reason or causes of excess demand. The main reason for excess demand are apparently the increase in following components of aggregate demand. Increase in household consumption demand due to rise in prosperity to consume. जो गृहस्थ है उस इकोनॉमी में उनका कंजम्पशन डिमांड बढ़ जा रहा है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ राइज इन क्रेडिट फैसिलिटीज। लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है और उस क्रेडिट फैसिलिटी के बिहाफ पे पब्लिक जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। इंक्रीज इन पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में नहर बनाना, कुआं बनाना, तालाब बनवाना, इन चीज़ों में बहुत खर्चा कर रही है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड। एक्सपोर्ट करने के लिए डिमांड ज़्यादा है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई और इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो है वह ज़्यादा है। हमारी जो इनकम होती है उसमें से अगर हम टैक्स को माइनस कर दें तो ये डिस्पोजेबल इनकम निकल करके आता है। इनकम में से अगर टैक्स को माइनस कर दें तो डिस्पोजेबल इनकम निकल करके आता है। इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या असर होते हैं एक्सेस डिमांड के? तो जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? राइज आ जाता है, वो बढ़ जाता है। Because it arises when aggregate demand is more than aggregate supply at a full employment level. There is inflation in economy showing inflationary gap, और जिससे मुद्रास्फीति या inflationary gap आ जाता है। Effect on output, उत्पादन पे क्या असर पड़ता है? Excess demand has no effect on the level of output.
इन्फ्लेशनरी गैप से आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आउटपुट जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है. इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देन देर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है और अर्थव्यवस्था में कोई कैपेसिटी और नहीं है कि वो और उत्पादन को बढ़ा सके. हेंस आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इससे रोजगार पर क्या असर पड़ता है? देर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ता है. द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है. हेंस देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट. मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड. आप कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? तो उसके लिए दो तरह की पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी. पहला जो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और जनरल टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी. These are instruments of monetary policy that affect overall supply of money, credit in the economy. These instruments do not direct or restrict the flow of credit to some specific sectors of the economy. They are as under. सबसे पहला तो बैंक रेट. बैंक रेट ये वो रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को लोन देती है या ग्रेड ए बिल्स की डिस्काउंटिंग करती है. बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which central bank lends to commercial bank without any collateral security for the purpose of loan. बैंक रेट वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है बिना कोई कोलैटरल लिए हुए, कोई सिक्योरिटी दिए हुए. द थिंग which has to be remembered is that central bank lends to commercial bank and do not to general public. यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि सेंट्रल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक से डीलिंग नहीं करती है, वो कमर्शियल बैंक से डीलिंग करती है. तो जो लेंडिंग या बोरोइंग है सेंट्रल बैंक का वो कमर्शियल बैंक के थ्रू ही होगा. इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, सेल ऑफ सिक्योरिटीज. इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक. बेसिकली क्या है, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा है, तो अगर बैंक रेट को बढ़ा देगी तो इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा. और अगर सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को बेचेगी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज को बेचेगी, तो क्या होगा, पब्लिक जो है उस पैसे से बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज खरीद लेंगे और जो एक्स्ट्रा पैसा है सर्कुलेशन में वो वापस बैंक में चला जाएगा. इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड लीडिंग टू इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स टू कमर्शियल बैंक. विद द सेल ऑफ दीज सिक्योरिटीज, द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ गिविंग लोन्स decreases which will control excess demand. और जब पैसा लोगों के पास सीधा सेंट्रल बैंक में चला गया तो कमर्शियल बैंक इस कंडीशन में नहीं रह जाते हैं कि वो लोगों को और लोन दे पाएं. और अगर और लोन नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी में एक्स्ट्रा जो लिक्विडिटी इंजेक्शन है वो नहीं होगा. इंक्रीज इन वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट और लीगल रिजर्व रेशियो. बेसिकली है क्या, बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंट आरबीआई के पास रखना होता है और बैंक्स को एक सर्टेन अमाउंट अपने पास भी रखना होता है. बैंक अपने एक्सपीरियंस से ही जान रही होती है कि अगर मेरे पास 100 रुपए की सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है तो आज की डेट में जनता कितना रुपया हमसे मांगने के लिए आ सकती है. तो अगर SLR बढ़ जाएगा तो उसका क्या मतलब है कि बैंक को अपने पास ज्यादा पैसा ब्लॉक करके रखना पड़ेगा. और कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आया उसमें आप वो पोर्शन जो आपको आरबीआई के पास रखना है, सेंट्रल बैंक के पास रखना है. तो अगर CRR और SLR ये दोनों बढ़ जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है उसके पास बिजनेस करने के लिए कम पैसा अवेलेबल रहेगा और वह कम लोन दे पाएगी. कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज इन CRR. It refers to the minimum percentage of a bank's total deposits which it is required to keep with central bank. Commercial bank has to keep with the central bank a certain percent of their deposit in the form of cash reserves as a matter of law. कानूनी ढंग से यह बाध्यता है कमर्शियल बैंकों के पास कि वो अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो रखेगी आरबीआई के पास, और जिसको कि CRR हम लोग कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो. तो अगर CRR बढ़ जाएगा तो इसका क्या मतलब है, कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास. ऑब्वियसली उनके पास डिपॉजिट करने के लिए, लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा.
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मिनिमम रिजर्व रेशियो इज 10% और टोटल डिपॉजिट जो है वो 100 करोड़ का है, तो इसका क्या मतलब है कि उसको 10 करोड़ रुपया सेंट्रल बैंक के पास रखना होगा, यानी वो 90 करोड़ से बिजनेस कर सकती है। लेकिन अगर वो 20% हो गया बढ़ करके, तो अब उसको 20 करोड़ रुपया सेंट्रल बैंक में रखना पड़ेगा, यानी अब वो सिर्फ 80 करोड़ से ही बिजनेस कर सकती है। Statutory liquidity ratio या SLR, it refers to minimum percentage of net total demand and time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves. SLR जो है उसमें क्या होता है कि आपका जितने डिपॉजिट आए हैं सेविंग अकाउंट में उसका, या फिक्स डिपॉजिट आए हैं, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको रखना है। तो अगर SLR भी बढ़ जाएगा तो इसका क्या मतलब है, अगर SLR में इंक्रीमेंट आ गया तो इसका क्या मतलब है, आपको हर टाइम ज़्यादा पैसा अपने पास ब्लॉक करके रखना है कि पब्लिक कभी भी आ सकती है आपसे मांगने के लिए। Fiscal policy. Fiscal policy, the expenditure and revenue policy taken by general government to accomplish the desired goals is known as fiscal policy. Definition यहाँ है, a general government can take following steps. पहला तो रेवेन्यू पॉलिसी टैक्स बढ़ा देगी, लेकिन कई बार हमेशा टैक्स बढ़ाना बहुत बढ़िया नहीं होता है, जनता में विद्रोह आ जाएगा। ये सही है कि टैक्स अगर बढ़ जाएगा तो पब्लिक जो है वो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी अर्निंग पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन आप हर वक्त टैक्स नहीं बढ़ा सकते। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट इम्पोजेज हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेस कॉजिंग द डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। It is so because to control excess demand we have to reduce the amount of liquidity from the economy। और तो पर्पस क्या है टैक्स बढ़ाने का इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम में, कि इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, जो लोगों का पैसा है, वो किसी तरीके से निकाल लिया जाए। एक्सपेंडिचर पॉलिसी रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे सोशल वेलफेयर का काम करती है, मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट देना, और किसी तरीके से इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होता रहे। तो गवर्नमेंट अगर अपना वो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्चा बचा लेगी, जैसे रोड, बिल्डिंग, इरिगेशन वर्क, इस सब पे खर्चा कम होगा, तो इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा कम आएगा, और इकोनॉमी में अगर एक्स्ट्रा पैसा कम आएगा तो इस इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक डेब्ट। और ऐसे टाइम में क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से बोरो करके जो पब्लिक का एक्स्ट्रा पैसा है उसको निकाल लेती है। द मेजर मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड रेज लोन्स फ्रॉम पब्लिक एंड हेंस बोरोइंग डिक्रीजेस द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल बाय लिविंग देम विद लेजर अमाउंट ऑफ मनी। अब गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया है, यानी पब्लिक के पास पैसा कम हो गया। सो गवर्नमेंट शुड रिजॉर्ट टू मोर पब्लिक बोरोइंग ड्यूरिंग एक्सेसिव डिमांड। तो यानी अगर इन्फ्लेशनरी गैप हो रखा है तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि पब्लिक बोरोइंग करके जो इकोनॉमी में सरप्लस मनी है उसको निकाल लेना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक लॉन्ग टर्म डेब्ट्स फ्रॉम मोर अट्रैक्टिव सो दैट पब्लिक में यूज देयर एक्सेस लिक्विडिटी अमाउंट ऑफ मनी इन परचेजिंग दिस बॉन्ड्स। गवर्नमेंट को लंबे पीरियड के लिए अट्रैक्टिव बॉन्ड्स बना करके मार्केट में लाना चाहिए, और मार्केट में जब अट्रैक्टिव बॉन्ड्स आएंगे तो क्या होगा, पब्लिक जो है वो अपने पैसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगी, वो बॉन्ड्स खरीद लेगी, और इस तरीके से इकोनॉमी में जो सरप्लस परचेजिंग पावर है, जो सरप्लस करेंसी है, सरप्लस मनी है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में सहायता होगी। डिफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप, इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी जो हमारा पहला वीडियो है उसमें इन्फ्लेशनरी गैप को आप समझिए, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।